सब कुछ क्लियर से साफ साफ दिख रहा है सारे बच्चों को? सब थम्स अप भेज दो, सबको दिख रहा है ना? यस। चलो ठीक है। देखो, हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर्स को पढ़ने से क्या प्रॉफिट्स है, क्या लॉस है, सब कुछ जानना है हम लोगों को। तो वो तो बाद में जानेंगे क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है। पहले तो ये जानना है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ये, मैं अगर किसी बच्चे से पूछूंगा कि स्टैटिस्टिक्स प्लुरल वर्ड है या सिंगुलर वर्ड है, बहुत बच्चे को तो भी पता भी नहीं होता है कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है या प्लुरल। बहुत लोग सोचते हैं लास्ट में एस है तो ये प्लुरल है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ये दोनों फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर भी होता है, ये प्लुरल भी होता है। सर कैमरा को रोटेट कर देंगे, मतलब ऑटो रोटेशन ऑन करके एक बार देखिए। ये आपका स्क्रीन थोड़ा ऐसे दिखा रहा है, ऑटो रोटेट ऑन कीजिए एक बार आप। एक बार सर आप ऑटो रोटेट ऑन करके ना फोन को लैंडस्केप में रख के वापस रखिए, ठीक हो जाएगा। अब ठीक है सर। आपका आवाज नहीं आ रहा सर, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रहा आपका, अनम्यूट करिए। वहाँ पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है सर, वो वाला ठीक कर दीजिए। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ये एज ए सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। इसमें तुम लोगों का जो पहला चैप्टर जो है इसमें यूनिट 1 में, पहला यूनिट 1 में तुम्हारे को सिर्फ फिर से अनम्यूट हो गया सर। ठीक है। ठीक है। तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस चैप्टर को मैं एक्चुअली पहले सारा टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, तब इस लास्ट में चैप्टर पढ़ाऊंगा। लास्ट में नहीं, मतलब बीच में ही पढ़ा दूंगा, ताकि ये तुम्हारे को जब मैं इसका एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो तुम लोग को ये क्लियर अच्छे से समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल जो डेफिनेशन जो इसमें दिए गए हैं, सारे लॉजिक क्या है। मैं जब समझाऊंगा तो एग्जाम्पल जब बहुत सारे बनाए रहोगे ना, तो उसके बेसिस पर क्लियर करूंगा अगर, तो तुम्हारे को ये चैप्टर्स पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या कर रहा हूँ कि कुछ बेसिक पॉइंट्स खाली बता दे रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, क्या इसका अप्लीकेशंस है, कुछ टाइप्स है, वो सब डिस्कस कर लूंगा। और बेसिकली इसका जो मैथमेटिकल प्रोसेस का आगे टॉपिक्स है वो डिस्कस पहले कर लूंगा, और उसके बाद इस चैप्टर को फिर से पढ़ा दूंगा। तो इससे क्या होगा तुम्हारे को कि इस चैप्टर को पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इस चैप्टर। पहले तो सिंपल देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है आपका सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में दोनों में यूज होता है। जब इसको सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड को, ठीक है, तो इसको जब एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है, एज अ सब्जेक्ट,
जो कर रहे हैं टॉपिक, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, एज ए सब्जेक्ट जब इसको सेंस में समझ रहे हैं तो इसको एज ए सिंगुलर समझना है स्टैटिस्टिक्स वर्ड को। लेकिन प्लूरल कब होगा, जब इसका बेसिक यूटिलिटी यूज करेंगे, जैसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो यूज करेंगे इसके ऊपर, तो उसको एज ए प्लूरल समझा जाता है। और डाटा बेस्ड बोलने का क्या मतलब, स्टैटिस्टिक्स जैसे आपने 9-10 में बनाए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जब लिए होंगे तो उसमें बहुत सारे एक्स के वैल्यू दिए होते हैं। मान लेते हैं कि 10 बच्चों का हाइट गिवन है और उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते थे, तो क्या करते हैं, सारा वेल डाटा को ऐड करते थे और बाई एन करते थे। तो वहां तो स्टैटिस्टिक्स उसमें भी यूज हो रहा है, लेकिन वहां पर डाटा मोर देन वन यूज हो रहा है। क्या सिंगल डाटा के लिए कभी भी स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स जब भी यूज होता है तो मोर देन वन डाटा के लिए होता है। 5 डाटा 6 डाटा चलेगा, लेकिन मोर देन वन सिंगल डाटा के लिए कभी भी स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं होता। प्लूरल इसीलिए कहते हैं कि जब इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो जब एज ए सब्जेक्ट समझेंगे तो सिंगुलर समझना है, और जब इसका यूटिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो इसको हम लोग प्लूरल समझेंगे। तो इसमें याद रखना इस पॉइंट को कि स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी यूज एज अ सिंगुलर नाउन, स्टैटिस्टिक्स को जो एज अ सिंगुलर नाउन के सेंस में समझ रहे हैं तो उसका मतलब ये साइंटिफिक मेथड इस पर अप्लाई होता है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि सिंगुलर जो है एज अ सब्जेक्ट, और जब इसका यूटिलिटी के सेंस में होगा तो एज ए प्लूरल, मतलब क्योंकि यूटिलिटी करने से का मतलब है कि इसमें हम लोग डाटा यूज करेंगे, और डाटा सिंगल डाटा के लिए कभी स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता है। जैसे मान लो मीन निकालना हो तो 5 बच्चों का मीन निकालो, तो 5 बच्चों का निकाल, 5 क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यूटिलिटी के सेंस में यूज करेंगे तो एज ए इसको प्लूरल ट्रीट करना है। तो बहुत लोग बच्चे इस कंफ्यूजन रहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर होता है प्लूरल, तो ये दोनों होता है, ध्यान रखना है। इसका यूटिलिटी के फॉर्म में यूज होगा तो ये आपका प्लूरल फॉर्म सेंस में होता है, जब इसको एज ए सब्जेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो सिंगुलर बोलना है। ठीक है। इसके बाद अब जो डाटा, तो डाटा है क्या, डाटा होता है वे सारे इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स। इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स कहने का मतलब है कि वे सारे डाटा जो इन नंबर्स के फॉर्म में, उसी को हम लोग डाटा बोलते हैं। और डाटा भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा उस डाटा को बोलते हैं जो डाटा हम लोग इन्वेस्टिगेट करके खुद रिसर्च किए हैं। तरीका तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है इसके डाटा कलेक्ट करने का। प्राइमरी डाटा का मतलब वो डाटा जो हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए हो। जैसे मान लो कहीं ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, मैंने खुद जाके वहां इन्वेस्टिगेट किया कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने लोगों को डेथ हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग सेफ हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं जाके खुद वहां कलेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट्स इंफॉर्मेशन इज फॉर मी प्राइमरी डाटा। अब उस डाटा को मैं किसी अदर को आके जब एक्सप्लेन किया कि वहां पे इतने लोग बचे हैं, इतने लोग मर गए हैं, तो किसी बंदे को अगर दूसरे बच्चे को बता रहा हूँ, किसी और को, तो उसके लिए वो डाटा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। किसी भी जगह पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो गेट कलेक्ट होता है खुद इन्वेस्टिगेट करके, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और उस डाटा को अगर मैं किसी और को एक्सप्लेन करूंगा या किसी को बताऊंगा तो उसके लिए वो डाटा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स का ये तो क्लियर हो गया कि स्टैटिस्टिक्स दो सेंस में यूज हो रहा है। फिर डाटा पे बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है, और डाटा होता है दो टाइप्स। ठीक है। एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं। जैसे एप्लीकेशन एक सिंपल मैं बता रहा हूँ कि आज के जो इंडिया का जो इकोनॉमिक इतना डाउन हो रहा है, तो आखिर ये लोग कैसे पता चलता है लोग इस चीज से, तो वो लोग एक एवरेजली सब जगह हर जगह का ये देखता है कि कितने लोग में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इतने लोगों जो कोरोना वायरस के चक्कर में इतने लोगों को पैसा दिया गया। तो आखिर ये इकोनॉमिकली पता होना चाहिए ना कि कौन कहाँ पर फंसे हुए थे। सब तुम लोगों को ये पता भी होगा कि जो बंदे बाहर फंसे हुए थे सरकार गवर्नमेंट ने उन्हें पैसा भी दिया है। तो आखिर ये इन्फॉर्मेशन जब तक उसको नहीं मिलेगा तो वो
सेंड कैसे करेगा। तो वो लोग सब क्या करता है, सबने क्या किया, एक बेसिक मेथड से पता लगाया कि कहाँ पे कितने लोग फंसे हुए हैं, फिर जीपीएस के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाला। ये भी नहीं कि सारे बंदे पैसे ले सकते हैं, ऐसा भी तो है नहीं कि जो कहीं घर पे भी है फिर भी बोलेगा मैं फंसा हुआ हूँ तो पैसा ले लूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो जीपीएस का यूज करके उन्होंने सबका इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डाटा कलेक्ट करना उन लोगों का भी नेसेसरी हो जाता है। तो पूरा कंट्री को चलाने के लिए भी डाटा का बेसिक यूटिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही आज इंडिया का इकोनॉमिक मेंटेन होता है। इसीलिए याद रखना, इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स भी जो होता है वो भी किस पे बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स पे ही। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक मिनट के। हेलो, बाहर है, बाहर है, कॉल करते हैं बाद। ठीक है, कोई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई पॉइंट्स में डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दो। हेलो। हाँ सर, डाउट नहीं है, बढ़िया आगे। ठीक है, ये बेसिक यूटिलिटी बताए थे। इसके बाद अब देखो, तुम लोग का जो टॉपिक आगे जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, वो हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं, ये देखो अभी तो बेसिक पॉइंट बता दिए हैं, लेकिन तुम लोग का इसका पूरा डिटेल से डिस्कस इसके बाद चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद से तुमको इसको पढ़ाऊंगा। डाटा को देखो, डाटा तो पढ़ लिए कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता है। फिर इस चैप्टर्स में तुम लोग को क्या क्या सीखना है, इसमें ये भी देखना है कि डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और किस तरह से रिप्रेजेंट करके फिर इस पे इंटरप्रिटेट करके फाइनल हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले इसमें प्राइमरी डाटा पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी डाटा पढ़ चुके हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग अब टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड, वो सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को मैं फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगा। देखो तुम लोग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पहले सेंट्रल टेंडेंसी। तुम लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी टेंथ में भी एक्चुअली वही चीज है, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड भी होगा कॉन्सेप्ट और भी। सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? वे सारे जैसे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसमें पढ़ोगे। पहले टेंथ में क्या था, मीन पढ़े थे हम लोग, मीडियन पढ़े थे, मोड पढ़े थे, फिर इसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये 5 टॉपिक तुम लोग को डिस्कस करने हैं डिफरेंट। ठीक है, और फिर उसको कैसे कैसे निकालना है वो सीखना हम लोगों को। तो पहला चैप्टर इसमें टॉपिक जो मीन स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन पढ़े हैं चाहे मीन पढ़े हैं, देखो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं सेंट्रल टेंडेंसी, वो आपका अर्थमेटिक मीन है, फिर मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन। ये 5 हम लोग को पढ़ना है। ये सारे को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी।
तो सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डाटा, अब मान लेते हैं, सपोज करो कि 10 बच्चों का हाइट का इंफॉर्मेशन मुझे पता है और मुझे उसका अर्थमेटिक मीन निकालना, तो तुम अर्थमेटिक मीन निकालो या मीडियन निकालो, मोड निकालो, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, ये सारे वैल्यू जो होते हैं, 10 बच्चों का डाटा होगा ना, मान लो 10 बच्चों का डाटा है, मतलब डाटा है ये सपोज 10 बच्चों का, तो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन कुछ भी निकालोगे इसमें से, उसका वैल्यू है ना नियरली सेंटर के आसपास आता है, उसका आंसर सेंटर के आसपास आता है। इसीलिए इस सारे वैल्यूज को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, क्योंकि सब सेंटर की और उसकी वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो जिसमें से पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, फिर इसके बाद मीडियन पढ़ना है, फिर मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले अर्थमेटिक मीन से, इसके और भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी में पहले अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखो अर्थमेटिक मीन होता क्या है एक्चुअली। अर्थमेटिक मीन को दूसरा लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं एवरेज। अर्थमेटिक मीन को दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं एवरेज। जैसे मान लो 3 बच्चे के पास, सपोज करो 3 चाइल्ड है, 1 2 3। पहले बच्चे के पास मान लो 4 चॉकलेट्स हैं, दूसरे के पास 5 है, और थर्ड बच्चे के पास 6 है। अब मुझे ये देखो कि जब छोटे बच्चे हैं तो जानते हो कि बच्चे लोग में जब किसी के पास चॉकलेट ज्यादा होता है तो वो रोने स्टार्ट कर देता है, जिसके पास कम होता है, और जिसके पास ज्यादा वो तो खुश हो जाता है। तो मुझे ये करना है कि सारे बच्चे को इक्वल इक्वल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मुझे, ताकि सारे बच्चे शांत रहें। तो क्या करेंगे, तो मुझे ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले सारे बच्चों का चॉकलेट्स को कलेक्ट कर लो, टोटल है कितना, तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, 4 + 5 + 6 अपॉन 3, तो ऐड करके कितना रिजल्ट आएगा इसका, 9 + 6 15 3 यानी 5। ये बताना ये चाह रहा है कि हर बच्चे को अगर 5 5 चॉकलेट दे दें, तो जो मेरे पास चॉकलेट था टोटल चॉकलेट्स 15, वो सब इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे, सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, मतलब ये ऐसा वैल्यू है कि जो एवरेजली ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 5 5 5 सबके पास। तो इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन जस्ट फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन डाटा। जो डाटा दिया होता है उसका वो एवरेज फाइंड करता है, यानी वो इक्वल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जैसे मैं फार्मूला बना रहा हूँ, सपोज को x1 x2, अब हम फार्मूला बना रहे हैं, ये सारे गिवन है। x1 पहला डाटा है हमारा नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ये दूसरे बच्चे का चॉकलेट्स है, ये थर्ड वाले का, इस तरह से एंड सो ऑन। मान लेते हैं मेरे पास n बच्चे हैं टोटल, और सबके पास, पहला बच्चे के पास x1 चॉकलेट्स है, दूसरे के पास x2, थर्ड के पास x3 एंड सो ऑन। तो मुझे इसका एवरेज फाइंड करना हो तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पहले। और जितने बच्चे में बांटना है, इसमें 3 बच्चे में बांटना था पहले वाले एग्जाम्पल में, तो इसमें n बच्चा है, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल गया हम लोग का अर्थमेटिक मीन। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो समेशन का साइन दो सिग्मा, इसका मतलब क्या होता है, समेशन एंड x1 x2 x3 डॉट xn तक है, तो इसको लिख देंगे x, नीचे में i, नीचे में i, i यहाँ पे लिख देंगे कि सिग्मा के नीचे लिखेंगे, सिग्मा के नीचे कि i का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, 1 है, ये लास्ट n तक है ना, यहाँ पर n, तो लास्ट ऊपर में लिख देंगे n। तो देखो ये जो सिंबल है एक्चुअली वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल होल पूरा इसी चीज। अगर 1 यहाँ डालेंगे तो x1 हो जाएगा, फिर सिग्मा का मतलब होता है प्लस, ये प्लस दिए, फिर 2 पुट करेंगे, फिर प्लस, फिर 3 पुट करेंगे, फिर प्लस एंड सो ऑन। और पुट कहाँ तक करेंगे, अप टू n तक।
जो ऊपर में लिखे हैं एन वहां तक पुट करना। इसी सिंबल को मतलब शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है एन। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम लोग स्पीड के चक्कर में बहुत सारे बुक में तुमको देखना खाली सिंपल ऐसे लिख देगा सिग्मा एक्स आई बाई एन, लेकिन ये चीज अंडरस्टूड होता है। इसके जो नीचे नहीं लिखा हूं मैंने यहाँ पे, इस जगह मैंने कुछ नीचे नहीं लिखा, तो ये अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर आई का 1 से लेकर अप टू एन तक, जैसे जैसे इसमें मैंने लिखा हूँ, तो बुक में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहाँ कुछ नहीं है, वो है वहां भी, ये अंडरस्टूड होता है 1 से लेकर एन तक। इस तरह से इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये हो जाता है। जैसे ये फॉर्मूला जो है, तो इसमें आप देखो, एक बच्चे के जैसे एग्जाम्पल इसमें दिए थे कि एक बच्चे के पास 4 चॉकलेट्स है, दूसरे बच्चे के पास 5 है, तीसरे के पास 6 है। तो तीन एक्चुअली थे 3 बच्चे, जिसे नंबरिंग किए हुए थे, पहला बच्चा, सेकंड बच्चा, थर्ड बच्चा। अब दूसरा केस दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो, सपोज करो 2 बच्चे के पास 4 चॉकलेट्स है, मतलब 2 बच्चे हैं, तो एक चाइल्ड के पास 4 चॉकलेट्स है। फिर मान लो 3 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास 5 चॉकलेट्स है, ठीक है। एंड 5 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास 2 चॉकलेट्स है। मतलब 2 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास ईच वन के पास 4 चॉकलेट्स है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास ईच चाइल्ड के पास 5 चॉकलेट्स है। एंड 5 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास 2 चॉकलेट्स है। अब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि इक्वली इक्वली सारे बच्चे में चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या करोगे? तो जो पहला एग्जांपल में किए थे वो काम इसमें भी करेंगे। पहला टारगेट ये हम लोग का है कि पहले टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को देखना है कि टोटल है कितना चॉकलेट्स। तो देखो, इसके 2 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास 4 है, तो 2 बच्चे के पास कितना हो जाएगा टोटल? 2 × 4 यानी 8। एक बच्चे के पास 5 है, तो 3 बच्चे के पास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके 15। एंड ये जो हो गया, मान लो 5 बच्चे हैं और सबके पास 2 चॉकलेट्स है, तो फिर टोटल चॉकलेट कितना हो गया? 10। तो ये इसके पास इतना, इसके पास इतना चॉकलेट था और इसके पास इतना हो गया, टोटल चॉकलेट कितना हो गया? ऐड कर लो इसको, टोटल आ गया 33। ठीक है। अब इस चॉकलेट को, इतने बच्चे हैं टोटल, उसमें बांटना है, तो टोटल बच्चे थे कितना? सबको ऐड कर दो, 5 + 3 + 2 10, यानी 33 चॉकलेट को 10 से डिवाइड दे दो, तो कितना आ गया? 3.3। मतलब 3 चॉकलेट्स, अब कुछ पार्ट उसको तोड़ के देना होगा, 3.3 हो गया। तो दिस इज द एवरेज। तो तुमने क्या किया इसमें, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है और ये आपका क्या था? चॉकलेट्स इस बच्चे के पास। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको बोलेंगे एफ आई। जितने जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी होता है, और ये जो हो गया आपका एक्स आई, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो तुमने यहाँ क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई लिखने का मतलब है कि दिस इज F1, दिस इज F2, F3। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो डाटा उतना टाइम से, 4 जो है 2 टाइम्स है, 2 बच्चों के पास है ना। तो इस चाइल्ड के पास 2 चॉकलेट थे, इसका मतलब 4 कितना बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। दूसरा कितने चिल्ड्रन से थे? 3, तो फ्रीक्वेंसी 2 का वैल्यू 3 है, F3 का वैल्यू 5 है। तो इस पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ एफ आई लिखते हैं, मतलब यहाँ पर आई की जगह 1 पहला के लिए, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए 3। इन द सेम वे दिस इज X1, X2, X3। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब इंफॉर्मेशन पता होता है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद सबको ऐड कर देते हैं। फाइनली क्या है, इसका जो सम हुआ तो रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एफ आई
एक्स आई। तो दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल 33 आया। और नीचे मैंने मीन निकालने के लिए क्या किया था, जो रिजल्ट है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये उसको डिवाइड किसी दिए 10 से। 10 क्या था, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो दूसरा मीन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और हम लोग एक्स बार से भी मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन था। अब क्यों लॉजिक भी पता चल चुका कि क्यों मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, इसमें यहाँ तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन? अगर समझ आ रहा है तो थम्स अप दे दो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कुछ कंफ्यूजन है बोल सकते हो, पूछ सकते हो अपने से। ठीक है, देखो जिसको डाउट रहेगा वो पूछ लेना, क्योंकि लास्ट में मैं भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व भी करना है। तो सिंपल ही है, 10th बेसिस पे ही है। लेकिन आगे टॉपिक जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलते जाएंगे तो डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा। देखो इतना भी टफ नहीं है हम लोग का सिलेबस। देखो ये तो था, जैसे इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तुम लोग को चलो दूसरा मेथड क्या है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इस चैप्टर को मैं अगर ये मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका, स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ा दूंगा। उसके बाद अगर ये जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है उसको एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या थ्योरी का मतलब ही है। अब डायरेक्ट मैं बताऊंगा तो कुछ बात क्लियर होती है, कुछ बात क्लियर नहीं होती कुछ बच्चों को, ऐसा भी होता है। इसीलिए मैं पहले डायरेक्ट उसको स्टार्ट नहीं किया। मैं सिर्फ ये बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, और ये सिंगुलर प्लुरल दोनों सेंस में यूज होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स टोटल देखा जाए तो क्या क्या, देखो स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं ऑल ओवर कि इसमें पहला काम होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, पहला। दूसरा उसको फिर एनालिसिस करना, मतलब उसको फिर हम लोग क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, मतलब डाटा को कलेक्ट किए, फिर उसको हम लोग अरेंज करके, या फिर डाटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके फिर उसमें एनालिसिस करते हैं हम लोग। एनालिसिस करके फिर चौथा स्टेप में इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब फाइनल आंसर बताते हैं कंक्लूजन क्या निकला। मेनली 4 स्टेप्स होता है इसमें। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। और याद रखना स्टैटिस्टिक्स जो स्टडी होता है पूरा एवरेज स्टडी होता है। एवरेज स्टडी इसलिए क्योंकि तुमने जो पहले पढ़ा होगा, जैसे एपी जीपी पढ़ा होगा पहले, तुम्हारे सिलेबस में था भी। तो ये सारे जो है प्योर मेथड है, मतलब मैथमेटिक्स होता है, उसमें कहीं भी एजम्पशन ऐसा नहीं होता है। और इसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि पूरा स्टडी जो है एक एवरेज स्टडी पे होता है, मतलब नियरली। अब एक बात बताओ कि इंडिया का पॉपुलेशन जो बताएंगे कितना पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन क्या एग्जैक्ट होता है या नियरली होता है? तो हम लोग वो नियरली ही बता सकते हैं, एग्जैक्टनेस नहीं हो सकता। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है कि पूरा हुज अमाउंट पे जब डिस्कस होता है वो, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग को एक एवरेजली ही स्टडी करना होता है। अब एक बात और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो किसी कंपनी ने मोबाइल का फैक्ट्री चला रहा है वो। तुमने देखा कि ये मोबाइल का फैक्ट्री जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत छोटा था, आज ये काफी ग्रोथ हो गई है। फिर दूसरा कोई कंपनी तुमने देखा, उसमें भी यही देखा कि वो भी छोटा से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करके बहुत बड़ा आज बड़ा उसका फैक्ट्री हो गया। तो इस सबको हम लोग अगर देखेंगे तो क्या गारंटीड है कि हम लोग का भी वो ग्रोथ करेगा ही उतना फास्ट? ये कोई नेसेसरी है नहीं। हो सकता है कि वो 2 साल में ग्रोथ किया हो तो मुझे 1 साल लगेगा, या ये भी हो सकता है मुझे 5 साल लगे। तो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक हम लोग एजम्पशन के बेसिस पे ही करते हैं, मतलब कि हाँ ये तो कंफर्म है कि बढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा।
किसी चीज को टाइम देना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि बढ़ेगा। जैसे जैसे सब कंपनी बढ़ रही है तो हम लोग का भी बढ़ेगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि सब इक्वली रेट से बढ़ेगा। तो यही है कि एक हम लोग एवरेज इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि हाँ हम लोग का भी ग्रोथ होगा फ्यूचर में। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ में प्रोसेस होते हैं जो हम लोग एक एस्टिमेशन के बेसिस पे एक एवरेजली स्टडी करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वही है, पूरा इंडिया को चला रहे, इकोनॉमी चला रहे हैं, या इंडिया का क्या अदर कंट्रीज का भी, तो सारे सारे स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही वर्किंग हो रहा है और अभी भी हो रहा है। हम लोग देखते हैं टीवी में भी, जैसे क्रिकेट का मैच चलते रहता है, तो आप लोग देखते होंगे फिगर में दिखाते रहता है रन रेट का, कभी ऐसे बढ़ रहा है ग्राफ, कभी नीचे जा रहा है, कि कभी ग्रोथिंग हो रहा है। तो वो क्या है, एक एस्टिमेशन हो रहा है कि क्या वो चांसेस है प्लेयर कितना रन बना सकता है, या पूरा गेम पर टीम मिलाकर कितना फाइनली मैच रन पहुंचा सकता है, क्या रेट से चल रहा है अभी। तो वो एक एस्टिमेशन है, एग्जैक्टनेस नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं कि इसको देखकर ग्राफ, मान लो इतना ग्राफ दे दिए यहाँ तक, आगे ग्राफ स्केच नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना हो सकता है, इतना स्पीड से चल रहा है तो इतना रन मार सकता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो इतना रन मारेगा श्योर 100%। तो ये सब चीज क्या है, एक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, ये भी क्या है, एक रिप्रेजेंट कर स्टैटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो बहुत सारा डाटा है, फिर पाई चार्ट के फॉर्म में भी होता है, तो सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, पहला ये। दूसरा प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा। तीसरा क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ डाटा, मतलब डाटा कलेक्ट किए, फिर उसको एक चार्ट बनाकर किसी जगह पे सारा डाटा लिख लिए, फिर हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में कि क्या फाइनली इसका इंटरप्रेट, उसको बोलते हैं एनालिसिस करना। और फाइनल जो आंसर निकालते हैं कंक्लूजन करके, दैट इज रियल, उसको ये बोलते हैं इंटरप्रिटेट करना। तो दे आर 4 स्टेप्स, ठीक है। कलेक्टिंग ऑफ डाटा, फिर दूसरा रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा, थर्ड क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड फोर्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, यही है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में बता चुका 2 स्टेप्स में होता है। तो जब एज अ सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या समझना है, सिंगुलर। और जब डाटा के सेंस में यूज हो रहा है, जब हम लोग मैथमेटिकल प्रोसेस में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर डाटा आप ऑब्वियस है 4 5 6 10 15 जितने भी डाटा हो, डाटा मोर देन वन डाटा का यूज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिंगल डाटा पे कभी भी अप्लाई नहीं होता। तो जब एज अ डाटा यूटिलिटी के बेसिस पे हम समझते हैं, तो वहां पर उसका यूज सेंस प्लूरल होता है। ठीक है, ये मत समझना कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर ही होता है, प्लूरल भी होता है। कि उसमें डाटा का क्या इन्फॉर्मेशन है, डाटा क्या होता है, तो वे सारे इन, देखो डाटा है क्या, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब इन नंबर्स, नंबर्स के फॉर्म में जो डाटा मुझे पता है, जो की है इन्फॉर्मेशन को मिला जो नंबर के टर्म में, उसको डाटा बोलेंगे। अब जैसे मान लेते 10 बंदे का ऑनेस्टी लिख रहे हैं, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को ही नंबर फॉर्म में लिखेंगे, ये 5% ऑनेस्टी, 10%। जब उसको हम ऑनेस्टी को नंबर के सेंस में जब डिस्कस करेंगे कि इसमें देखो 10% ऑनेस्टी है, इस बच्चे के पास देखिए 90% ऑनेस्टी है इसके पास, तो जब उसको नंबर के सेंस में जब स्टडी करते हैं, तभी वो डाटा है। अदरवाइज ज्यादा ऑनेस्ट है, कम ऑनेस्ट है, ये लैंग्वेज बोलने से हम लोग इस पे कोई भी स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। लेकिन जब उसको एज ए नंबर के सेंस में स्टडी करते हैं, तब वो क्या होता है, डाटा बन जाता है। अब मान लेते हैं कि जैसे 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चों का इंटेलिजेंसी चेक करना है, इंटेलिजेंसी। तो मैं अब लैंग्वेज में बोलूंगा कि ये बच्चा तेज है, ये ज्यादा तेज है, ये उससे कम तेज है। इस तरह से लैंग्वेज अगर यूज कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज स्टैटिकल सेंस में कोई उtility का नहीं है। इस पे कभी स्टैटिस्टिक्स लगा नहीं सकते, इंटरप्रिटेट भी नहीं कर पाएंगे इस तरह से। लेकिन उसी डाटा को जब हम लोग को मार्कशीट के फॉर्म में जब मिलता है, तो टीचर्स लोग मार्क्स देख कर जज करते हैं कि ये जो कोई ज्यादा बच्चा अच्छा है, ये उसे वीक है, ये स्ट्रांग है। कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर के फॉर्म में जब यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बन गया डाटा। और डाटा जो हो गया, मैंने क्या बोला, डाटा 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा।
प्राइमरी डाटा किसको बोलना है? वे डाटा जो इंफॉर्मेशन आप खुद से इन्वेस्टिगेट करके निकाले, दैट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज फॉर यू प्राइमरी डाटा। ठीक है, तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी डाटा हो जाएगा। और उसी इंफॉर्मेशन को किसी और बंदे को आकर मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो डाटा बन जाएगा दूसरे के लिए सेकेंडरी। डाटा का जो प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्ट करने का मेथड्स है, तो वो सब मेथड मैं एक्चुअली इसको जब पढ़ा लूंगा पूरे से टॉपिक्स, उसके बाद डिस्कस करूंगा। फिर डाटा को फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो भी पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली प्रोसेस वाले सारे स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से पहले मैंने स्टार्ट किया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है? तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है और ये एक एवरेज देता है। और क्या मतलब है वो मैंने तुम्हारे को एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया। अब मैं टाइप मेथड पढ़ रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन का मेथड क्या क्या है। तो पहला मेथड था ये जो एग्जांपल दिए थे, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। एक्चुअली ये सब मेथड इसलिए बनाया गया क्योंकि कभी कभी डाटा बड़े बड़े नंबर्स में होता है, तो कैलकुलेशन और टाइम को बचाने के लिए, टाइम कंज्यूम जो होता है उसको सेव करने के लिए दूसरे दूसरे मेथड बनाया गया। आंसर सेम आएगा लेकिन मेथड अलग है। तो चलो इसमें दिखाता हूँ क्या होता है एक्चुअली स्टेप्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, मान लो वेट्स इन केजी और दूसरा साइड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये वेट्स जो है दिया हुआ इस तरीके से 44 से लेकर 48 के बीच में। ठीक है, उसमें दिए हुए 3 बच्चे हैं। उसके बाद दिया है 49 से 53, वो है 4। फिर 54 से लेकर 58, दैट इज 5। फिर 59 टू 63, 7। ये 8। ठीक है, ये सब इस तरह 10th में भी था। तो देखो ये जो डाटा एक्चुअली है भी है, इसमें ध्यान दो कि एक इंटरवल के फॉर्म में है। इसको एक्चुअली ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो वेट्स इसके अंदर आ रहा है उसमें 3 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये 3 ऐसे बच्चे हैं जिसका वेट्स इसके बीच में आ रहा है। वो अच्छे बच्चे ऐसे हैं जिसके बीच का वेट्स 49 से 53 के बीच में है। फिर इतने से इतने के बीच में 5 बच्चे, तो ये दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, बटा हुआ फ्रीक्वेंसी सबके बीच। ठीक है, तो ये दो को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में क्या होगा, सिंगल सिंगल डाटा होता है। जैसे ये जो था इंफॉर्मेशन, इसमें इंटरवल नहीं है कि 4 से 5 की, इसमें एक सिंगल वैल्यू है कि 4 चॉकलेट्स, 2 ही बच्चे के पास। इसमें 4 से 5 या 5 से 6 का इंटरवल नहीं है। तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसी गिवेंस है, ये भी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ, बटा हुआ फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें कहीं इंटरवल नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो ग्रुपिंग किया हुआ है यहाँ पे, ये होता है तुम्हारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अब ग्रुपिंग, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म।
इंक्लूसिव फॉर्म एक्सक्लूसिव फॉर्म होता क्या है? जैसे 48 इसका लास्ट लिमिट है, इसका देखो अपर लिमिट, ऐसे लोअर लिमिट है 44 और अपर लिमिट है 48। सेकेंड वाले का लोअर लिमिट 49 है और अपर लिमिट है 53। तो जिसका इस तरह से ग्रुपिंग है कि इसका अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले का जस्ट लोअर लिमिट सेम सेम नहीं हो। जैसे इसका 49 8 है तो यहाँ 49 है, यहाँ 53 है तो यहाँ 54 है, तो डिफरेंस है, सेम सेम तो नहीं है। तो ऐसे ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म। और हम लोगों को इसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं जिसका मैच नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे 58 है तो यहाँ 59 है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, जिसका ये दोनों सेम सेम होता है। जैसे यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 से स्टार्ट होता है, यहाँ 53 है तो यहाँ भी 53 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे जो इंटरवल होते हैं उस केस में इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। और हम लोग जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे सबको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके ही स्टडी करते हैं, सारे को सारे जितने भी हैं। तो ये एक्चुअली अभी तो दिया हुआ इंक्लूसिव फॉर्म में, क्योंकि ये सेम सेम नहीं है। तो इंक्लूसिव फॉर्म एक्चुअली सब डिस्कस करेंगे। सर आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। देखो, तो यहाँ पे क्या था कि जो इसमें मैंने क्या बोला कि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ग्रुपिंग क्या हुआ है 44 से 48, फिर 49 से 53 ग्रुपिंग है। लेकिन ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप्स के होते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। नाम थोड़ा सा उल्टा लगता है, इंक्लूसिव है लेकिन इसमें गैपिंग रहेगा। यहाँ 48 है तो यहाँ 49, सेम सेम नहीं रहेगा। और एक्सक्लूसिव में यहाँ पर क्या होगा, सेम सेम होगा। और हम लोग इसी पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो 44 से लेकर 48 के बीच में, दूसरा फिर हाँ 49 से 53 है, तो ये तो इंक्लूसिव फॉर्म में है, इस फॉर्म में है अभी। तो हम लोगों को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आप लोग 10th में भी किए होंगे कि इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना आया डिफरेंस, 1, और उसको बाई 2 कर देंगे। जो भी डिफरेंस होगा उसको हमेशा अपॉन 2 करना। तो 1/2 कितना आ जाएगा, 0.5। 0. 1/2 क्या होगा, 0.5। इस वैल्यू को 0.5 को लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। मैं इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये 44 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और 3.5 नेक्स्ट वाले में, इस पे 0.5 ऐड करेंगे तो 48.5। फिर इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 48.5, ये हो जाएगा 53.5, ये फिर 53.5, ये 58.5, ये 58.5, ये 60.5।
ये इस तरीका से ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट सेम सेम हो गया। ये अब कन्वर्ट हो गया किसके फॉर्म में, एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ गया, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तो ये जो आपका दिया हुआ है इंटरवेट लिंकेज ही है ये। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, सबको आ रहा ना आवाज? हाँ। हेलो। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई आपको गिवन से सर है यहाँ पर। मैंने इसको पहले कन्वर्ट किस में किया, एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में आने के बाद ये तो इंटरवल फॉर्म में है ना, तो इंटरवल में क्या करते हैं कि इसका पहले एक्स आई निकालते हैं, क्योंकि एफ आई भी चाहिए और एक्स आई भी चाहिए। इंटरवल वाले में होता है क्या है कि एक साइड डायरेक्ट इसको यूटिलाइज तो कर नहीं सकते, तो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग एक्स आई निकालने के लिए दोनों का मीन निकालते हैं, मतलब दोनों का सम करेंगे और बाई टू करेंगे। तो दोनों का ऐड कर लेते हैं पहले। तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 43.5, 48.5 ऐड कर लेते हैं, आया 92। और उसको अपॉन टू कर दो, 98 आया, ठीक है। दोनों का मैंने क्या किया, नॉर्मल ऐड कर दिया, एडिशन करना। एडिशन करने के बाद उसको बाई टू लास्ट में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 46। तो यहाँ पर लिख देंगे 46, ठीक है। फिर उसी तरीका से फीस दोनों का ऐड करेंगे, फिर बाई टू करेंगे। तो उसमें कितना आ जाएगा आपका, आपका 48.5 और फिर 3.5। अब बाई टू करेंगे, ये कर लिया जाएगा तो 51। तो यहाँ 51 हुआ, ठीक है। तो ये देखो, एक्चुअली इसके बीच का निकालो चाहे इसके बीच का निकालो, एक ही चीज है। ध्यान से देखो, ये इससे भी निकालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, वो एक्स आई आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ता है। आगे इसका में आएगा कि क्यों जरूरत पड़ता है। तो ये 46, 51 जो आया, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते, 44 और 48 है ना, इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, जैसे देखो 4 का गैप है दोनों के बीच में, तो डिफरेंस 4 का है, बाई टू कर दो, 2 आया, तो 2 इसमें ऐड कर दो, 46 आ जाएगा। देखो जब 46 आया था इस साइड, ये 46 आया था इस साइड में। और या इसमें क्या करना, 44 में या तो 2 ऐड कर दो या 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों काम कर दो। लेकिन 4 आया कहाँ से, दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस निकाल के बाई टू किए, ठीक है। अब इसमें सेम वे से इसमें 2 ऐड कर दो, लोअर वाले में 2 ऐड कर दो, तो सारा वैल्यू यहाँ निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर। जैसे 49 था इधर, 49, इसमें 2 ऐड किए, 51 आ गया, मैंने इस साइड 51 लिखा। फिर 54 आपका 4 है, 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 56। फिर 59 था तो उसमें 2 ऐड कर देंगे 61, फिर 2 ऐड कर देंगे तो इसमें 66 एंड लास्ट में 71। मतलब इधर वाले के लोअर लिमिट में मैंने सबको 2 ऐड कर दिया। इसे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन को जितना अब तुम इसको ऐड करके बाई टू करते रहेंगे हर बार, तो टाइम का वेस्ट होगा।
तो एक मैं खाली बताने के लिए समझा दिया कि इससे भी वही आता है, उससे भी वही आता है, लेकिन इससे निकालोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, टाइम इसमें बचेगा इसमें से निकालने से। एक साइड तो डायरेक्ट निकल गया मेरा। एक साइड निकालने के बाद हम लोग पढ़ने वाले क्या है, शॉर्टकट मेथड ना, तो उसमें क्या है कि एक्स आई पता है, एफ आई पता है। अब जो वैल्यू देखो बड़ा बड़ा यहाँ पर आ गया, 46, 51, 56, ये सब बड़ा बड़ा वैल्यू है। तो इसमें से क्या करते हैं, किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं, ए एज्यूम किसको करो, अप्रॉक्स मिडिल वाले क्या करो। अब ये इसको लो चाहे इसको लो, दोनों बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए मिडिल को ही मानने से बन सकता है, इसको भी मानेंगे तो भी बन जाएगा, लास्ट वाले को भी एज्यूम करेंगे तो भी बन जाएगा। लेकिन मिडिल वाले को क्यों एज्यूम किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आगे जो कुछ स्टेप्स होंगे उसमें कुछ वैल्यू ऊपर के नेगेटिव आएंगे तो नीचे के पॉजिटिव आए। तो इससे क्या होता है कि फाइनल कैलकुलेशन करने से प्लस और माइनस से एडिशन करने पर रिजल्ट बहुत छोटा आता है। तो मिडिल वैल्यू लेने से यही प्रॉफिट होता है, कुछ पार्ट नेगेटिव आते हैं, कुछ पार्ट पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर जो आता है उसका वैल्यू और छोटा हो जाता है एडिशन करने के बाद, क्योंकि प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट और छोटा हो जाएगा। इसीलिए मिडिल वाले को चूज करते हैं। तो जनरली मिडिल वाले में उसको चूज करो जिसका वैल्यू बड़ा हो। जैसे 56 और 61 दोनों मिडिल में है, तो एज्यूम करो एक इसको जो लार्जर है दोनों में, जैसे 61 का लार्जर है, तो मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया। इसके बाद स्टेप्स होता है डी आई, डेविएशन। डेविएशन का मतलब डिफरेंस, मतलब जो एज्यूम किए इस ए से सब का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है सबके साथ, वो निकालना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो 46 माइनस 61, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 61 माइनस 46 करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन आपका ध्यान दो कि 46 पहले होगा और माइनस 61 क्योंकि ए पीछे है, तो इसका मतलब वो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -15 डी आई। फिर नेक्स्ट में फिर 51 और 61 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो आएगा कितना, -10, क्योंकि 51 माइनस 61 51 हो जाएगा। इस लाइन के लिए एक्स आई क्या है 51 और ए तो माइनस 61 ही रहेगा, तो 51 माइनस 61 दैट इज -10। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। फिर 60, इस लाइन के लिए 61 एक्स भी है, एक्स आई भी है और ए भी 61 है, तो 61 माइनस 61 0 हो जाएगा। 5 प्लस में आएगा, अब 66 माइनस 61 5, 71 माइनस 61 दैट इज 10। तो देखो कुछ रिजल्ट आपका नेगेटिव आया, कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आया, ये प्रॉफिट होता है इसका, ठीक है। अब मेरा देखो, अब एक्स आई की जगह पर हम लोग डी आई एक्स आई में ए का यूटिलाइज करेंगे। पीछे जो डायरेक्ट मेथड था तो उसमें हम लोग क्या किए थे, एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई किए थे। इस स्टेप में क्या करेंगे, एफ आई को यानी एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू डी आई निकालें, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ तो राइट में साइड में एफ आई और डी आई। तो इसमें एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे -15, एंड इधर आपका एफ है 3, तो -15 इंटू 3 -45 से लिख दे रहा हूँ। फिर -10 इंटू 4 -40, 5 इंटू 5 -25, 7 इंटू सर 0। हाँ बोलो। ये जो लास्ट वाला 69.5 टू 73.5 है, 3.5 है, हाँ। हाँ तो 68.5 होना चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंस है, देखिए दोनों अलग अच्छा अलग है ना। गलती से लिखा गया वो, अच्छा हाँ, हाँ ठीक है। 68 होगा। ठीक है सर। मतलब वो तो मैच रहेगा, उसे सेम रहेगा इसके लिए। ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो, तो ये चीज क्या हो गया कि ये 5 इंटू 9 45, 8 इंटू 10 80, इस तरह से हो गया ये, ऐसा यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, सबका ऐड, तो इसका एडिशन करने पे ये प्रॉफिट है कि कुछ नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव से,
तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। इसमें देखो एडिशन करते समय -45 +45, इससे ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर -40 है, ये +80 है, तो 80 में 40 सब्ट्रैक्ट 40 बचेगा ये प्लस में। अब 40 में फिर 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 15। अब बड़ा कौन हुआ, ये ना हुआ, तो प्लस में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? इसमें देख रहे हैं कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्स। अगर इसके साथ करना होता डायरेक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करते, तो 46 को फिर 3 से करो, फिर 51 को 4 से करो। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट भी आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाता है। इसमें थोड़ा सा है कि इतना सिंपल हो गया ये निकालने के बाद, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया माइंड में ही, और इसका एडिशन करना भी थोड़ा और भी सिंपल हो गया। मतलब कैलकुलेशन रहता है इसमें भी, लेकिन डायरेक्ट मेथड से इसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। इससे भी छोटा होता है स्टेप डिवीजन मेथड, लास्ट वाला। ये आ गया 15। अब देखो यहाँ निकलने के बाद जैसे मीन कैसे निकाले थे, वहां पर क्या किया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, सिग्मा एफ आई डी आई निकाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। लेकिन ये आपका यहाँ एक्स आई था, तो यहाँ हम लोग लिखे यहाँ एक्स बार, और एक्स बार को ही मीन कहा जाता है, दैट इज दिस इज अर्थमेटिक मीन। हम लोग का टारगेट यही है निकालना। लेकिन यहाँ तो एक्स आई की जगह पर डी आई है, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये जो हो जाएगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी बार से। डी बार जैसे एक्स बार इसको किए, तो सिम में से इसको करेंगे डी बार। लेकिन ये आपका अर्थमेटिक में नहीं हुआ, अर्थमेटिक में तो आपका एक्स बार ही होगा। तो यहाँ से देखो अब फॉर्मूला आगे थोड़ा डिराइव करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे डी बार जो हुआ इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये निकाले भी तो डी बार है। और डी बार जो होता है, देखो डी आई क्या था एक्चुअली, डेविएशन था। उसमें मैंने बताया था कि दिस इज एक्स आई माइनस ए था। यहाँ जो हम लोग निकाले थे डी आई लिखे थे, ए नहीं लिखे थे, एक्स आई माइनस ए डी आई की जगह मैं वही क्या किया, पुट कर दिया यहाँ पर इस जगह, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करो, इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा इसके साथ करेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू ए। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ में जिसमें जिसमें आई है, तो आई सिग्मा जो साइन है, सिग्मा आगे उसमें रहेगा जिसमें आई का साइन। आई जिसमें लेटर है, ये जो लिखे हैं आई आई, उसके आगे सिग्मा होगा। और जिसमें आई ना हो उसको सिग्मा से आगे ला सकते हैं। जैसे ए में आई नहीं है। ए में आई क्यों नहीं है, क्योंकि ए एक पर्टिकुलर नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ए इसको एज्यूम किया था, 61 इक्वल टू ए एज्यूम किया, तो ए तो फिक्स है ना कि 61 को ही बोलना है। जबकि हम लोग इसको पूरा क्या बोलते हैं, एक्स आई बोले थे कि एक्स आई है। एक्स आई का मतलब पहला वाला x1 है, दूसरा वाला x2 है, तीसरा वाला x3 है एंड सो ऑन। लेकिन ए में ऐसा नहीं है, ए तो मैं पर्टिकुलर नंबर को ही बोल रहे हैं 61, इसीलिए इसमें आई नहीं लगेगा। तो जिसमें आई नहीं लगता है उसको सिग्मा से आगे ला सकते हैं, बाहर आगे आ सकता है वो। जैसे ये जो था इसमें ए के नीचे आई नहीं है, तो मैं इस ए को आगे भी लिख सकता हूँ। इसके बाद देखो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई, फिर सेपरेट कर दो इसको।
यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? फिर ये स्टेप देखो, ये से काट भी सकते, सेम सिग्मा एफ आई करी है यहाँ तक। और ध्यान से देखो, दिस इज एक्स बार, यही तो एक्स बार है। इधर क्या है, ए, एक्स बार निकालना टारगेट है हम लोग को, ए इधर आ जाएगा। और ध्यान दो, डी बार क्या था, डी बार तो आपका यही था ना, दिस वन। इस चीज को मैं यहाँ लिख दूंगा, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई, यही है एक्स बार। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार। ये हो गया स्टोटर मेथड का फॉर्मूला। इसमें क्या हो गया फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो देखो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट मीन निकल जाएगा। मतलब तुम ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ तो निकाल ही चुके थे ये पार्ट, सिग्मा एफ आई डी आई से निकाले थे यहाँ पे, ये स्टेप्स में यहाँ तो जो निकाले वैल्यू, फिर सब का सम किए थे तो आया था 15। ये सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई भी पता है हम लोगों को, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो इस साइड में था आपका, ये फ्रीक्वेंसी का सम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का सम। दिस इज एफ आई, जो भी इसका रिजल्ट आएगा ऐड करके यहाँ लिख लेंगे। जो वैल्यू यहाँ आया सिग्मा एफ आई आ जाएगा इधर, सिग्मा एफ आई डी आई भी निकाल चुके हैं यहाँ पे, और ए जो एज्यूम किए हैं 61 वो भी पता है, इसमें डाल दो यहाँ पर, ए का वैल्यू यहाँ डाल देंगे 61, सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो है 15 वो लिख देंगे, और सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू यहाँ लिख देना, यहाँ सिग्मा एफ आई का, फिर कैलकुलेट कर एक्स बार निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन इस फॉर्मूला में? हेलो, नो सर, क्लियर है सर। चुप रहने से क्लियर नहीं होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो सब थम्स अप भेज दो, और कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाते चल जाओ चुपचाप शांति से देखते जाओ, ऐसे कोई फायदा नहीं है पढ़ना। नहीं है सबको सर, क्लियर हो सबका गया थम्स अच्छे अप से? आ रहा है, सबको क्लियर हो गया। ये नहीं कि बाद में मैं पूछूंगा तो क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं सर, वो तो टेस्ट में पता चल जाएगा ना। हाँ, इसीलिए मैं हम्म। कंफर्म कर रहा हूँ, हम्म। सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे तो मीनिंग भी नहीं पता हो। मैं तुम लोगों को हर चीज का मीनिंग बता दूंगा, क्या मतलब होता है एक एक चीज, ताकि समझने से, बेसिक डेप्थ में से पढ़ोगे तो एक एक चीज से पता सबको रहेगा। चलो ये तो हो गया क्लियरली। अब इसके बाद का जो स्टेप्स है, स्टेप डिवीजन मेथड, 3 स्टेप्स है, 3 मेथड पढ़ना हम लोग को। ऐसे ही 10th में ही हम लोग पढ़े थे, बस यही फॉर्मूला जानते नहीं थे, डायरेक्ट रट लेते हैं हम लोग। रटना नहीं है, हर चीज को समझना भी है। स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड में क्या है, क्वेश्चंस मैं वही ले रहा हूँ जो पीछे बनाया था, उसी की हेल्प से मैं समझा दूंगा इसको। देखो इसमें जो आपका डिफरेंसेस है, इस दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर इस दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा डिफरेंस ईच एंड एवरी केस में। जैसे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 48.5 माइनस 43.5, रिजल्ट 5 आएगा। 53.3 में 48.5 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो सबका डिफरेंस देख लो, सब में हर बार 5 का डिफरेंस है, सबका डिफरेंस 5। अगर इसके स्टेप पे यूज करते हैं हम लोग तो गलत हो जाता है। इसका डिफरेंसेस क्या है, 4 है। ये स्टेप नहीं लेना है, इसको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर लेना है और उसका डिफरेंस देखना हम लोग। तो इसका डिफरेंसेस जो आ रहा है उसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज यहाँ पर 5 है, सबका डिफरेंस 5 है। तो स्टेप डिवीजन मेथड तभी अप्लाई होगा जब इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी का डिफरेंसेस सबका सेम हो, तभी अप्लाई होगा। अदरवाइज स्टेप डिवीजन मेथड मत लगाना। उसके बाद अगर दूसरा, अगर मान लो जैसे डिफरेंसेस
इसमें अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, इसमें डिफरेंस अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में या तो तुम एज्यूम मेथड लगाओ या डायरेक्ट मेथड लगाओ। अगर नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा हो तो एज्यूम मेथड लगाया करो, और नंबर छोटा छोटा हो तो डायरेक्ट मेथड लगाया करो। लेकिन स्टेप डिवीजन मेथड लगाने का कंडीशन है कि डिफरेंसेस जो होना चाहिए दैट शुड बी सेम, तो वो भी तभी आप लोग लगा सकते हैं। चलो इसमें डिफरेंस सेम है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, वो चीज देखो। उसमें निकालना क्या है, डी आई जो निकाले थे, यहाँ पर जो डी आई निकाले थे ये वाला, इसमें एक चीज इंक्रीज होगा, इसको यू आई लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यू आई, यू आई में क्या हो जाएगा कि डी आई अपॉन एच हो जाएगा। मतलब जो डी आई निकाल रहे हैं जो वैल्यू सारे ये सब में एच से डिवाइड होगा। एच का मतलब जो 5 था, तो इसको 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। इसको 5 से डिवाइड दो तो -2, -1, 0, 5/5 हो जाएगा 1, एंड फाइनली क्या हो जाएगा 2। ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ध्यान से देखो, इसके साथ कैलकुलेट करना इजी था या पहले वाले के साथ, ये जो डी आई था। तो डी आई में नंबर 5, 10 बड़ा था, 15 बड़ा था, और इसमें देखो और भी छोटा हो गया। तो स्टेप डिवीजन मेथड एक्चुअली में और भी सिंपल हो जाता है, लेकिन कंडीशन है ना इसका, ऐसा कंडीशन ये डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2 आ गया। यहाँ यू आई आने के बाद इसमें करना क्या है, एफ आई यू आई निकालना है। जैसे एफ आई डी आई निकाले थे पिछले बार में, इसमें एफ आई यू आई निकालना। तो जैसे यू आई आया वैसे -3, तो इसको पहले जो एफ आई के साथ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई 3 था, 3, तो 3 के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। सेकेंड में F2 था आपका 4, 4 इंटू -2 -8। F3 था आपका 5, तो 5 इंटू -1 -5, 0 इंटू 7 0 आ जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो एफ आई यू आई निकाल दिए। ठीक उसी तरीके से सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +9, ये नहीं तो करिए। फिर यहाँ हो गया आपका 13 माइनस में और 16 इधर प्लस में, तो आएगा +3 आंसर इसका। ठीक है, तो +3 जो आंसर है एफ आई यू आई निकाल दिए। अब यहाँ यू आई है तो ऑब्वियस है कि एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो दैट इज यू बार। अब ये हो जाएगा यू बार। प्रोसेस भी वही रहेगा। सिग्मा 5 7 होगा ना? नहीं 7 क्यों होगा, जैसे ये -9 है, ये -9 इसका +9 कैंसिल हो गया, फिर इसका आया -13 ऐड करके माइनस में सेम हाँ ठीक है। -13 और +16 है ये, तो 16 में 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो यू बार क्या हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो यहाँ यू बार निकला भी है, निकालना तो फाइनली एक्स बार ही है। तो इसका देखो आगे फॉर्मूला क्या बनता है। यहाँ यू बार था आपका सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर इसमें यू आई के जगह पे पुट कर देंगे डी आई अपॉन ए, क्योंकि यू आई क्या है, डी अपॉन ए नहीं अपॉन एच, क्योंकि यू आई क्या था, डी आई अपॉन एच था। तो मैंने क्या किया, यू आई की जगह पर डी आई अपॉन एच पुट कर दिया, नीचे में सिग्मा एफ आई। ध्यान दो कि आई इसमें है, आई इसमें है, एच में नहीं है।
तो एच आपका सिग्मा से बाहर निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। ये अगेन ये ऐसा हो गया स्टेप्स। इसके बाद फर्दर स्टेप्स क्या होगा, ये 1/h, एच को नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा एफ आई, और डी आई की जगह पर अगेन एक्स आई माइनस ए लिख दो, जो था पहले डी आई था, ए था, एक्स आई माइनस ए। तो मैंने अगेन इस चीज को क्या लिख दिया, एक्स आई माइनस ए। इस चीज को ऐसे नहीं काट सकते, ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड के साथ इसके अंदर एक्स आई प्रेजेंट है, ये मल्टीप्लाइड के रिजल्ट के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ काटा जाता है। ये नहीं कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन को काट दें। सिग्मा साइन सिर्फ इसी के लिए नहीं है, सिग्मा साइन इसके लिए भी है, क्योंकि इसमें आई प्रेजेंट है। अगर ये आई नहीं होता ना तो आप डायरेक्ट काट सकते थे, यहाँ आई है तो ये इसके सब मल्टीप्लाइड में है, इसलिए इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एच क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ फिर से लिख देता हूँ इस चीज को। अब यहाँ पे देखो h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, h u बार, और फिर अगेन इसको 1/1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई, क्योंकि ए में आई था नहीं तो मैं सिग्मा से आगे लिख दिया इसको। फिर वही सेपरेट कर दो इसको, तो ये फाइनली क्या आ गया, एक्स बार, ये कट गया इसके साथ, फाइनली इधर ए आ गया, इधर क्या हुआ एच यू बार। एच यू बार क्या था एक्चुअली आपका, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और इस ए को लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस ए इक्वल टू एक्स बार का फॉर्मूला बन गया। इसमें फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, ए प्लस एच टाइम्स ऑफ सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। एच आपको पता है 5 हेड था इस क्वेश्चन में, 5 का डिफरेंस था, तो सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई तो निकाल ही लेंगे हम लोग यहाँ, जो ये निकाले थे यहाँ पे आपका एफ आई यू आई, उसका एडिशन जो किए थे यही तो मैं सिग्मा एफ आई यू आई था यहाँ पे 3, ये वैल्यू भी पता है, सिग्मा एफ आई पीछे से निकाल ही लेंगे, एक्स आई जो एफ आई है आपका वो, ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेंगे, एच भी पता है, ए भी पता है, हम लोग सब डाल देंगे, एक से बार निकल जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ तक कंफ्यूजन किसी को? हेलो, सब क्लियर हो गया अच्छे से यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो थम्स अप भेज दो। कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास बुक्स है ना? कौन सा बुक्स रखे हो सब? वही सर आईसीआई वाला। अच्छा ऐसे है। तो नहीं है सर इसमें किसी को डाउट, सर थम्स अप भेज दिया। सब क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ट्राई करो तुम लोग। जैसे देखो तुमको क्या क्या गिवन है, कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसका मीन तुमको दिया हुआ है। मीन जो है, मीन हाइट वो दिया हुआ है 67.45 इंच में, इंचेस में।
ये मीन दिया हुआ, एंड हाइट इन इंचेस, हाइट इन इंचेस, सब लिखते जाओ कॉपी में अपना। 60 माइनस 62 है पहला, दूसरा है 63 से 55, नहीं 65, फिर इसके बाद है 66 से 68, फिर 69 से 71 एंड 72 से 74। यहाँ देखो, ठीक है, 63 से 65, 66 से 68, फिर 69 से 71 और फिर 72 से 74। लास्ट वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, इसका मिसिंग है, इसका भी मिसिंग है, इसका 18 है, और फर्स्ट वाले का 5। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। देख लो जैसे दिख रहा हो अच्छे से। क्या क्या है, हाइट इन इंचेस, पहला 60 से 62, सेकेंड है 63 से 65, फिर 66 से 68, फिर 69 से 71 एंड लास्ट है 72 से 74। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 5 पहला, सेकेंड वाला 18 है, फिर उसका मिसिंग है दोनों, लगातार दो मिसिंग है, एंड लास्ट वाले में 8 है। ये दो मिसिंग फाइंड करना है। इस हिसाब से बनेगा किसी से? ये 10th का ही क्वेश्चन है। ट्राई करो। सर फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्या? फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर एक फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट। टोटल दिया हुआ, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैंक इन कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट। इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। इसका जो फ्रीक्वेंसी टोटल है, टोटल फ्रीक्वेंसी वो आपका 100 स्टूडेंट्स है। सबके पास यही बुक्स है ना? इसका पेज नंबर ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, निकालो इसको।
किसी को कंफ्यूजन तो बोलो, बता देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 65.5, ये हो जाएगा 68.5, फिर 71.5, ये हो गया 71.5 से 74.5। एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर दिया। ये था आपका क्लास इंटरवल था। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका 518, ये मिसिंग है तो इसको लिख दो F1, ये F2। बन गया सर। बन गया। क्या आंसर आया F1 F2 का? सर F1 का आया 27, सॉरी हाँ 42, और F2 का आया है 27। हाँ, वेरी गुड, सही है। बाकी बच्चे का बन गया सबका? ऑलमोस्ट हो जिसका नहीं बना वो देख लेना, मैच कर लो, बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है A5, तो जो मिसिंग रहेगा उसको एज्यूम करना है। यहाँ नोटिस करने वाला बात क्या है कि इसमें दो चीज अननोन है मेरे लिए, F1 एंड F2। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन में हमेशा दो इन्फॉर्मेशन तुमको दिया रहेगा। वो दो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन था? एक टोटल फ्रीक्वेंसी और एक था मीन आपका। इसमें से कोई एक अगर नहीं दिया रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो चीज मुझे निकालना है, तो इनडायरेक्टली दो कंडीशन मुझे चाहिए। और अगर एक इंफॉर्मेशन नहीं पता होता, जैसे F1 पता नहीं होता, F2 दिया होता, तो उस केस में दोनों में से कोई एक भी दिया होता ना तो बन जाता। देखिए यहाँ दो चीज अननोन है, तो दो चीज यहाँ गिवन भी दिया हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी भी दे दिया 100 स्टूडेंट्स और मीन भी दे दिया। दो चीज अननोन है तो दो चीज गिवन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से पहले एक्स आई निकाल लो, तो दोनों का सम बाय 2, तो आ जाएगा इसका 61। इस दोनों का निकालो ऐड करके बाय 2, 64। कैसे निकालेंगे तो देखो, इस दोनों जो वैल्यू है ना बीच में, इस दोनों का दोनों सम बाय 2 को वही आ जाएगा इसका भी, तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये हो गया 60, फिर इसका 67, इसका 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73। ठीक है, इसके बाद एक सही पे चल चुका है A5 आपका है ये दिया हुआ। पहले देखो इसके अकॉर्डिंग ऐड करो, सिग्मा A5 निकालो। ये क्या दिया है 5 + 18 23, और 23 में फिर ऐड कर देंगे तो 31 प्लस F1 प्लस F2 आ जाएगा ये। तो इसको ऐड करके जो ये आया रिजल्ट इसका, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये सारा, ये टोटल मिलाकर टोटल फ्रीक्वेंसी हुआ, जो कि गिवन कितना था क्वेश्चन में 100 यहाँ दिया हुआ था, 100 टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 31। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ गया 31, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा 69। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद F5 है, XI है, नंबर थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, तो अगर हम इसमें चाहेंगे तो स्टेप डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस जो है
सब में सेम है, कितना का डिफरेंस है इसमें? 3 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, यू आई निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यू आई निकालने के लिए डी आई अपॉन एच होगा। तो डी आई कितना हो जाएगा? तो डी आई के लिए किसी को एज्यूम करना पड़ेगा इसमें से। मान लो इसको हम ए एज्यूम कर लिए, तो 67, तो 61 में 67 जाएगा तो हो जाएगा आपका -6 और अपॉन एच। एच है कितना? आपका एच था 3 का डिफरेंस है सब। तो एक्स आई माइनस ए यानी 61 माइनस 67 आएगा -6 एंड बाई 3 यानी -2 आ जाएगा ये। फिर 64 माइनस 67 आ जाएगा आपका -3 अब बाई 3 यानी -1। ये सेम लाइन में है तो 0 हो जाएगा ये, इसका 1 तो इसका 2। फिर यहाँ पर यहाँ नहीं, इसके बाद जो हो जाएगा एफ आई यू आई। यू आई कितना है? -2 और उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा ये? -10 -18 F1 इंटू 0 0 हो जाएगा ये, F2 इंटू 1 F2 8 इंटू 2 16। अब यहाँ पर ऐड कर लो, उसी तरीके से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये? तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -2 यहाँ तक, क्योंकि -18 प्लस 16 -2 -10 -12 प्लस F2 आ गया ये है आपका सिग्मा एफ आई यू आई। ये जो वैल्यू आया कि यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स बार का जो फॉर्मूला था स्टेप डेविएशन मेथड का, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए का वैल्यू कितना था? तो ए मैंने एज्यूम किया है 67 को। ए प्लस एच, एच कितना है आपका 3 और सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -12 प्लस F2 और डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है आपका 100। मैंने देखो यहाँ लिख दिया, ए था 67 प्लस एच था 3 का डिफरेंस था। एफ आई यू आई हो गया आपका -12 प्लस F2 जो लास्ट में निकाल लेते हैं। और ये एफ आई जो था सिग्मा एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी का सम। अब टोटल फ्रीक्वेंसी सम तो दिया हुआ था पहले से ही 100, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और मीन भी तुमको क्वेश्चन में दे चुका था 67.45। अब ये पहले इसको पहले इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 0.45 फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा 45 3 से इसको काट दो 15 फिर -2 जाएगा +12 हो जाएगा 15 + 12 27। तो F2 निकल गया मेरा 27 और 27 जो वैल्यू आया F2 का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 जो था आपका F1 + F2 = 69 इसमें पुट कर दो, F1 निकल जाएगा। F1 = क्या हो जाएगा 69 माइनस F2। तो F2 कितना था 27 था, तो आ गया 42। F1 का वैल्यू 42 आ गया और F2 का वैल्यू 27। इसमें किसी को कंफ्यूजन? सबका आंसर मैच किया ऐसे? यस सर। ठीक, आज इतना ही रहने दो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबका हो गया क्लियर यहाँ तक अच्छे से? इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस है बुक में तुम्हारे सब सॉल्व कर लेना मीन बेस्ड। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो तो सॉल्व नहीं होगा, जो सिंपल मीन निकालने वाला है वो आप लोग सॉल्व कर लेना।
मिसिंग वाला क्वेश्चन और सिंपल मीन निकालना। ये इसके बेसिस पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टी में नेक्स्ट क्लास पढ़ा दूंगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ठीक है।